सो हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल लर्निंग कम्पेटिटिव प्रोग्रामिंग विद कोडशेफ में। सो अगर आप सीखना चाहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम और मास्टर करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को, सो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे आपको हर हफ्ते अलग अलग वीडियोस मिलेंगी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेके कोडशेफ की, और जो चैलेंजेस होते हैं कोडशेफ में उन सब के एडिटोरियल्स जो हैं वो आपको मिलेंगे इस पर्टिकुलर चैनल पे, राइट। सो मेरा नाम है चिरायु जैन, मैं कोडशेफ एजुकेटर हूँ एंड मैं जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर से हूँ। सो जो प्रॉब्लम आज हम लेने वाले हैं वो है डिक्रीजिंग स्टैंडर्ड, और वो है प्रॉब्लम कोड के साथ, दैट इज डेक्रेम। ठीक है, जो प्री रिक्वेजाइट्स हैं वो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वो हैं नन, और जो एजेंडा आज हम कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में वो है कि हम अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल एग्जांपल्स, और हम समझेंगे अप्रोच ऑफ द प्रॉब्लम कि हम क्या अप्रोच कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की, और फिर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम C++ में कोड करेंगे। ओके, सो अब हम समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। सो प्रॉब्लम में हमारे पास दो इंटीजर्स हैं हमारे पास, दैट इज L और R। दो इंटीजर्स हमारे हैं और हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, सबसे छोटा जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर फाइंड करना है, उसकी वैल्यू क्या है n, और फिर हमें क्या करना है, ये पर्टिकुलर कंडीशन बनानी है। ये कंडीशन क्या कहती है कि जब हम n का मॉड्यूलो करेंगे l से, राइट, फिर उसके बाद l+1 से, उसके बाद l+2 से, और सिमिलरली चलता जाएगा कहाँ तक, r तक। ठीक है, तो जो ये सीरीज बननी चाहिए ये क्या बननी चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बननी चाहिए। मतलब ये वैल्यू सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और सारी जो वैल्यू हैं ये अलग अलग, मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यूज होनी चाहिए, सारी वैल्यूज अलग होनी चाहिए, राइट। क्योंकि हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं है, ग्रेटर देन का साइन है, तो सारी वैल्यू ऑब्वियसली अलग होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर जिसको समझ में नहीं आता, मॉड्यूलो क्या कहता है कि हमारे पास अगर दो वैल्यू है a और b, और a का मॉड कर रहे हैं b के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, जो a का रिमाइंडर होगा, जब b को a से डिवाइड करेंगे तो a का जो रिमाइंडर होगा वो इसका आंसर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 11 का मॉड निकाला 3 के साथ, तो 3 का अगर मैं डिवाइड करूँ 11 से, तो 3 3 = 9, और रिमाइंडर क्या बच रहा है मेरे पास 2, तो 2 क्या होगा, इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के बाद जो आंसर निकलेगा वो होगा। ठीक है, तो ये होता है मॉड ऑपरेटर। अब हमारे पास जो इनपुट है वो क्या मेंशन है, हमें t टेस्ट केसेस लेने हैं, और हर टेस्ट केस में दो वैल्यू l और r की। उसके बाद आउटपुट में हमें क्या प्रेजेंट करना है, आउटपुट में हमें प्रेजेंट करना है स्मॉलेस्ट इंटीजर n। ठीक है, जो n की वैल्यू होगी वो प्रेजेंट करना है। अगर n की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पा रही है तो हमें क्या प्रेजेंट करना है, आंसर -1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या मेंशन है, जो t है वो 1 से लेकर 10⁵ तक रेंज कर रहा है, और l और r जो है 1 से लेकर 10⁶ तक रेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट मेंशन है प्रॉब्लम के। तो अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम के अप्रोच के ऊपर और समझते हैं प्रॉब्लम को मल्टीपल एग्जांपल्स के थ्रू। ओके, सब हम समझते हैं सैंपल एग्जांपल को। तो सैंपल एग्जांपल में क्या है, हमारे पास 2 टेस्ट केसेस हैं, और हर टेस्ट केस के लिए दो वैल्यू हैं l और r। ठीक है, तो अगर अपन 4 और 6 को लेते हैं, ठीक है, तो अपन एक स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर सपोज करते हैं, दैट इज 5। ठीक है, अब 5 मॉड्यूलो 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1, और 5 मॉड्यूलो 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5। तो क्या 1 ग्रेटर देन है 5 से, तो इसका आंसर नहीं है। तो मतलब ये हम n को सेट नहीं कर सकते। लेट अस सपोज अगर अब हम n को 5 की जगह हम सेट करते हैं 6। ठीक है, 6 हमने सेट करा, तो 6 मॉड्यूलो 6 क्या हो गया हमारे पास रिजल्ट, दैट इज 0, और 6 मॉड्यूलो 4 का रिजल्ट क्या हुआ हमारे पास 2। तो क्या 2 जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, यस ऑफ कोर्स 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर केस में ये आंसर सेट हो जाता है। तो हम इसका आउटपुट क्या देंगे, इस पर्टिकुलर l और r की वैल्यूज के लिए 6। ठीक है, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n। सिमिलरली अगर अपन 1 और 2 का एग्जांपल लें, तो 1 और 2 के एग्जांपल में हम लेट अस सपोज n की वैल्यू 2 अज्यूम करते हैं, तो 2 मॉड्यूलो 2 will give result 0 and 2 modulo 1 will also give result 0। तो इन दोनों केस में 0 आंसर आया हमारे पास, और 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है यहाँ पे तो हम फिर भी अज्यूम कर लेते हैं ये आंसर, बट यहाँ पे ये दोनों ही 0 आ रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर केस का आंसर तो ये पॉसिबल नहीं है। लेट अस सपोज अगर हम इस पर्टिकुलर केस में n की वैल्यू 1 रखते, तो 1 मॉड्यूलो 2 विल बी 1 एंड 1 मॉड्यूलो 1 विल बी 0। तो इस पर्टिकुलर केस में 0 इज नॉट ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे भी आंसर
मौजूद नहीं है। आप कोई सी भी वैल्यू रख के देख सकते हैं n की, तो आपको ये पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं मिलेगी। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा आंसर क्या होगा, -1। सो दिस इज हाउ हम सैंपल इनपुट पे ये कंडीशंस रन कर रहे हैं और हमें ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द अप्रोच। अब हम समझते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की अप्रोच। सो गाइस, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए, अगर आपको अनअकैडमी का लाइव कोर्स लेना है जहाँ पे वेरियस 6 स्टार 7 स्टार कोडर्स आपको एडवांस कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के वो पढ़ाएंगे, तो वो कोर्स आप ले सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे जाके। एंड इफ़ यू वांट, अगर आपको चाहिए 10% डिस्काउंट ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरा कूपन कोड जो है दैट इज चिरायुजैन CHIRAYUJAIN, वो यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। ओके, सो अब हम समझते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की अप्रोच। सो यहाँ पे हमने क्या एक पर्टिकुलर सीरीज ऑफ ऑपरेशंस डिस्कस कर रखे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा टास्क 1 क्या होगा कि हमें पता लगाना है कि क्या हम n की वैल्यू फाइंड कर पा रहे हैं कि नहीं है। ठीक है, अगर हम नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो हम क्या प्रिंट करेंगे, -1। और अगर हम फाइंड कर पा रहे हैं तो हमें अब नेक्स्ट टास्क क्या होगा, हमारा ये फाइंड करना कि मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या पॉसिबल हो सकती है, सबसे कम वैल्यू जो है n की वो क्या हमें मिल सकती है। सो ये 2 पर्टिकुलर टास्क हमारे पास हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं फर्स्ट टास्क की ओर, दैट इज कि हमें ये पता लगाना है कि क्या हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस टाइमलाइन की ओर बढ़ते हैं हम कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो इस रेंज के हैं, सपोज 5, 10, 15, 20। तो हमारे पास जो l है, लेट अस सपोज वो 5 है। ठीक है, तो 5 के कितने डिस्टिंक्ट रिमाइंडर हमें मिल सकते हैं, डिस्टिंक्ट अलग अलग रिमाइंडर्स जो हैं वो हमें मिल सकते हैं। वो कौन कौन से रिमाइंडर्स होंगे, 0, 1, 2, 3 और 4। ये 5 रिमाइंडर्स हमें मिल सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर हम सपोज कर लेते हैं x, उसके हमें कितने रिमाइंडर्स मिल सकते हैं, हमें मिल सकते हैं 0 से लेके x-1 तक रिमाइंडर मिल सकते हैं हमें। ठीक है, तो ये तो हमने पता लगाया कि हमारे पास रिमाइंडर्स एक पॉसिबल l के लिए कितने हो सकते हैं। ठीक है, अब ये रिमाइंडर्स हमें कब कब मिलेंगे, लेट अस सपोज हमारे पास वैल्यू जो है वो 6 है। 6 को जब हम 5 से मॉड्यूलो करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 1। 5 को जब हम 5 से मॉड्यूलो करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 7 को जब हम 5 से मॉड्यूलो करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 2। 8 को जब हम 5 से मॉड्यूलो करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 3। 9 को जब हम 5 से मॉड्यूलो करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 4। तो मतलब एट मोस्ट हम 4 तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, उसके बाद जैसे ही हम 10 पे बढ़े, जैसे ही हम 10 पे गए तो हमारे पास रिमाइंडर्स क्या होंगे, रिपीट होने चालू हो जाएंगे फ्रॉम द 0। तो 10 मॉड्यूलो 5 क्या रिमाइंडर देगा हमें, 0। ठीक है, उसके बाद अगर हम 11 पे जाएं तो 11 मॉड्यूलो 5 हमें क्या रिमाइंडर देगा, 1। 12 मॉड्यूलो 5 हमें क्या रिमाइंडर देगा, 2। तो सिमिलरली जो सारे रिमाइंडर्स है ये रिपीट होने लग जाएंगे। फिर हम 15 पे आएंगे, 15 के बाद हम देखेंगे 15 पे भी 15 मॉड्यूलो 5 हमें क्या रिमाइंडर देगा, 0। उसके बाद 16 मॉड्यूलो 5 रिमाइंडर 1। तो मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है ये साइक्लिकली रिपीट होने लग जाएगा, राइट। सो हमें जो रिमाइंडर्स हैं, जो हमें रिमाइंडर्स हैं वो 4 तक, वो कहाँ तक मिल रहे हैं, फॉर द वैल्यू 9। सो इस पर्टिकुलर वैल्यू तक हमें रिमाइंडर क्या मिल रहे हैं, मतलब एक यहाँ से L से लेके जो रिमाइंडर हैं वो हमें क्या मिल रहे हैं, यहाँ तक। ठीक है, अब हम देखें कि जो सबसे मैक्सिमम रिमाइंडर है वो हमें कब मिल रहा है, जब हम 9 को मॉड्यूलो कर रहे हैं 5 से। तो हमें रिमाइंडर क्या दे रहा है, ये 4। फिर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हो रहा है। 8 मॉड्यूलो 5 हमें रिमाइंडर क्या देगा, दैट विल बी 3। ठीक है, 7 मॉड्यूलो 5 हमें क्या रिमाइंडर देगा, दैट विल बी 2। 6 मॉड्यूलो 5 हमें रिमाइंडर क्या देगा, दैट विल बी 1। और 5 मॉड्यूलो 5 हमें रिमाइंडर क्या देगा, दैट विल बी 0। राइट, सो हमें ऐसे पर्टिकुलर ऑर्डर में रिमाइंडर मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं 10 मॉड्यूलो 5 की बात करता हूँ तो वहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0। राइट, तो हमें एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिमाइंडर्स चाहिए। हमने देखा था हमें जब L से स्टार्ट करना है तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिमाइंडर्स चाहिए। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिमाइंडर्स कब तक होंगे हमारे पास, ये पर्टिकुलर कंडीशन हमें जज करनी है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि जब भी हम कोई वैल्यू लें, राइट, मैं अभी n के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, हमें तो बस अभी पता लगाना है कि क्या n की वैल्यू पॉसिबल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जैसे ही हम देखें कि जैसे हम 10 के बाद आगे बढ़े तो हमें एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो पहले इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद डिक्रीज हुआ। हमें क्या चाहिए, पूरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए। ठीक है, तो वो हमें कहाँ से मिल रहा है, दैट इज 9। 9 से ही हमें क्या मिल रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर मिल रहा है। जैसे ही हम 10 पे पहुंचे तो हमारे पास क्या हुआ, ऑर्डर चेंज हो गया। पहले ये 0 से लेके 4 पे इंक्रीज होगा, उसके बाद ये डिक्रीज होना चालू होगा। ठीक है, तो हमें 0 पे यहाँ पे हमें जो कंडीशन है वो वायलेट कर जाएगी।
ठीक है। तो हमें 9 से पहले जो है 9 से जो पहले जितनी भी वैल्यूज है वहां से हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हुई हमारी कि जैसे ही मतलब हमने L की वैल्यू यहाँ पे 5 ली, तो जैसे ही हम 2 into L को इनकाउंटर करते हैं या उससे कोई बड़ी वैल्यू इनकाउंटर करते हैं तो हमारा ऑर्डर क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। और जैसे ही हम 2L से नीचे वाली वैल्यूज को कंसिडर करते हैं तो हमारा ऑर्डर क्या है, वो डिक्रीजिंग रहता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमने फर्स्ट टास्क की यहाँ पे पता लगाई कि इफ R, अगर हम कोई भी वैल्यू R की जज करें, ठीक है, हम R की वैल्यू अगर सेट करें तो यहाँ पे हमने देखा जैसे अगर R की वैल्यू लेट अस सपोज 10 या 10 से बड़ी होती है तो हम क्या करेंगे, N की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास जो रिमाइंडर्स का ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं रहेगा, ठीक है। तो इफ R इज लेस देन, इफ R इज लेस देन 2L, राइट। सो मतलब अगर R की वैल्यू 5 से लेके 9 तक के बीच में कहीं भी रेंज कर रही है, देन वी आर एबल टू गेट द आंसर, तब तो हमें आंसर मिल जाएगा, एल्स हमारे पास आंसर नहीं होगा। तो हम क्या प्रिंट करेंगे, -1 प्रिंट करेंगे। क्लियर है ये ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हम जो है R की वैल्यू ऐसे सेट करना चाहते हैं ताकि जो रिमाइंडर्स हैं कोई भी वैल्यू ऑफ N के लिए, कोई भी वैल्यू अगर अपन N की लें तो जो रिमाइंडर्स हैं हमारे पास वो एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में आए। बट हमने देखा अगर R की वैल्यू, अगर R जो है वो एक्सीड करता है 2L से या फिर 2L के बराबर भी होता है, दैट इज 2 into 5 10, ठीक है, तो 10 या 10 से बड़ा भी होता है तो हमें एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिमाइंडर्स नहीं मिल पाएगा, राइट। सो इफ R इज लेस देन 2L तो हमें हमारा आंसर मिल सकता है, अदरवाइज व्हाट वी विल डू, वी विल प्रिंट -1। सो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज रिजॉल्व्ड नाउ, कि हमें कब क्या प्रिंट करना है, अगर हमारे पास आंसर नहीं हुआ तो हमें -1 कब प्रिंट करना है, राइट। सो दिस इज द बेसिक कंडीशन। अब हमें फाइंड क्या करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ N, कि हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ N कब मिल सकती है, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम मिनिमम वैल्यू ऑफ N, लेट अस सपोज हमारे पास L और R की वैल्यू है 5 and 8, ठीक है, 5 और 8 है वैल्यू हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में कि हम लेट अस सपोज यूज करते हैं n इक्वल्स टू 9, n इक्वल्स टू 9 यूज करते हैं हम। तो हम क्या पॉसिबल जो सीक्वेंस है वो फाइंड कर सकते हैं कि जब 9 को हम 5 से मॉड्यूलो करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज 4। फिर उसके बाद हमें 6 से मॉड्यूलो करना पड़ेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 3। उसके बाद 7 से मॉड्यूलो करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2। उसके बाद 8 से मॉड्यूलो करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1, राइट। सो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिजल्ट तो आया हमारे पास, ठीक है। बट क्या हम मिनिमम लेवल पे जहां से हम पहुंच सकते हैं रिजल्ट में वहां तक पहुंचे, मिनिमम लेवल में हम रिमाइंडर कहां तक अटेन कर सकते हैं, 0 तक। बट हमने कहां तक अटेन करा, 1 तक, और n की वैल्यू के लिए हमने 9, राइट। सो ये पॉसिबल वैल्यू तो है, बट क्या ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है n की, नहीं, क्योंकि हम मिनिमम लेवल, जो बेयर मिनिमम लेवल है, सबसे नीचे का लेवल है रिमाइंडर का, 0 तक, वहां पे नहीं पहुंचे हैं अभी हम, ठीक है। तो हम अज्यूम करते हैं कि हम कब तक वहां पे पहुंच पाएंगे, जब ये जो है इसी नंबर से मॉड्यूलो होगा, राइट। तो तब हम यहाँ पे रिमाइंडर 0 अटेन कर पाएंगे। तो लेट अस सपोज हम n की वैल्यू लेते हैं 8, दैट इज इक्वल टू R, राइट, क्योंकि हमारा R भी 8 है और n की वैल्यू भी हम 8 लेते हैं, ठीक है। सो 8 मॉड्यूलो 5 विल गिव अस द रिमाइंडर 3, ठीक है। 8 मॉड्यूलो 6 will give us the remainder 2, 8 मॉड्यूलो 7 will give us the remainder 1 and 8 मॉड्यूलो 8 will give us the remainder 0। तो हम रिमाइंडर के मिनिमम लेवल तक हम पहुंच चुके हैं, और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर भी है विथ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज, राइट। सो हमने क्या फाइंड करा कि जब हम n की वैल्यू इक्वल टू R, मतलब जो भी R है हमारे पास उसके बराबर रख रहे हैं n की वैल्यू, तो हम एक बेयर मिनिमम लेवल पे पहुंच रहे हैं, और जो n की वैल्यू है ये भी हमारे पास मिनिमम होगी, ठीक है। तो हम रिमाइंडर्स कहां तक कंसिडर कर रहे हैं, जो भी हमारे पास रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज है, और हम 0 तक पहुंच जा रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू, मतलब जो टास्क 2 तो हमारा वो क्या निकला कि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ n होगी वो किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू R, राइट। सो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे कि इफ R इज लेस देन 2L, तो मतलब हम आंसर फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो वो आंसर क्या होगा हमारा, वो आंसर होगा हमारा R, राइट। सो ये एक सिंपल इफ एल्स कंडीशन का ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये पूरी अप्रोच थी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की। अब हम इस प्रॉब्लम को कोड करते हैं C++ के अंदर। ओके, सो अब हम कोड करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को C++ में। सो फर्स्ट हम टेस्ट केसेस एंटर करेंगे, और हर एक टेस्ट केस के लिए हमारे पास 2 वैल्यूज होंगे, दैट इज L एंड R, ठीक है। तो हम उनको इनपुट करेंगे।
अब हमारे पास कंडीशन क्या थी जो हमने अप्रोच में डिस्कस करी थी कि इफ़ आर है वो लेस देन ट्वाइस ऑफ एल है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आंसर होगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हमारे पास आंसर पॉसिबल नहीं होगा तो हम -1 को प्रिंट कर देंगे, राइट। और हमारे पास जो n की वैल्यू पॉसिबल होगी वो क्या होगी, मिनिमम पर्टिकुलर केस में दैट विल बी इक्वल टू आर, वो आर के बराबर होगी। जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी n की, तो हम r को प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। सो एक इफ एल्स कंडीशन का कोड था ये। अब हम इसको रन करके देखते हैं सैम्पल टेस्ट पे। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 6 और -1, इट इज़ करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको कोड शेफ पे सबमिट करके देखते हैं। ओके, सो अब हम सबमिट करते हैं इसको। तो हमें मिल चुका है ए सी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए।